हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जी एस राजपूत आप लोग का फ्रेश नौकरी में स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रात 8 बजे वाला क्या बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस लेके, जिसमें हम लोग अभी जनवरी मंथ के बैंकिंग और फाइनेंस को पेशकश कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है सभी आपके लिए आपके आरआरबी एग्जाम्स और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए लोग बात करते हैं। अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आरबीआई को, ठीक है, विश्व गोल्ड रिपोर्ट 2019 में, ठीक है, क्या मिला है? 6ठा स्थान मिला है, 6th पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि आरबीआई को विश्व गोल्ड रिपोर्ट में यानी सोना रखने के मामले में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक कितना नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है। और कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है। यह जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर यूके लंदन में पड़ता है, जो क्या करती है हर साल गोल्ड का रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश के पास कितना सोना है, कौन से देश के सेंट्रल बैंक ने कितना सोना कलेक्ट किया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। एयरटेल में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली है। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है जिसमें एफडीआई की 100% मंजूरी मिल गई है। एफडीआई वह अमाउंट होता है जो किसी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि एफडीआई क्या होता है, ठीक है। वैसा इन्वेस्टमेंट जो फॉरेनर द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है मोर देन 10%, यानी कहने का मतलब कि इस मार्कर की कीमत अगर 10 रुपया है तो अगर 10% से ज़्यादा, ठीक है, 10% से ज़्यादा 20%, 25%, 90% यानी 99%, ठीक है, अगर कोई विदेशी आदमी इस पर इन्वेस्ट करता है तो क्या हो जाएगा? एफडीआई हो जाएगा। एफपीआई हम लोग एफआईआई आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग एफडीआई समझ लीजिए, ठीक है। तो एक चार्ट अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि किस सेक्टर में कितना एफडीआई लिमिट है, क्योंकि बैंक एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कितना एफडीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई है, डिफेंस में कितना एफडीआई है, ठीक है, टेलीकॉम में कितना एफडीआई है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बैंक में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा एयरटेल में कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। तो एयरटेल में 100% का मतलब ये नहीं हो गया कि टेलीकॉम में 100% हो गया, सिर्फ एयरटेल कंपनी में 100% एफडीआई की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। एक्सिस फाइनेंस को अडानी कैपिटल ने क्या किया? अधिगृहित किया। किसको? एक्सिस फाइनेंस को अडानी कैपिटल ने अधिगृहित किया। अडानी कैपिटल वह कंपनी है जो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जो कोयले और माइनिंग की काम करती थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1 2 3 बैंकों के सीईओ वगैरह जो चेंज हुए उनकी हम लोग बात कर लें। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग को याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन है, ठीक है। और बड़ौदा सन इसका लोगो है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। इसके हैं संजीव चड्ढा। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म है, सॉरी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, यानी रिश्तों की जमा पूंजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केनरा बैंक, ठीक है। लिंगम प्रभाकर इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है। टुगेदर वी कैन इसका क्या है? टैगलाइन है केनरा बैंक का, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी बना है जियो, ठीक है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके माध्यम से आप 2 लाख तक का नकदी कैशलेस ट्रांजेक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के आधार पे कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर के आधार पे कर सकते हैं या अकाउंट नंबर के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई की लिमिट अगर पूछी जाए तो आप लोग को याद रखना है 2 लाख, ठीक है। यह एनपीसीआई द्वारा क्या दिया जाता है? अनुमति इसकी दी जाती है। तो पहली टेलीकॉम कंपनी है जियो जिसको क्या दिया गया है? यूपीआई सुविधा देने की अनुमति दी गई है, यानी कि इससे क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा कि यूपीआई सुविधा देने वाला पहली टेलीकॉम कंपनी तो जियो, ठीक है। और यूपीआई की सुविधा कौन देता है? तो याद रखना है आपको एनपीसीआई, ठीक है। सुरक्षित भुगतान के लिए एनपीसीआई ने वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है।
सुरक्षित भुगतान के लिए यानी कि आपके पेमेंट्स वगैरह को हैक ना किया जाए, ठीक है, वो मिस पेमेंट ना हो पाए, एक जगह से दूसरे में जहाँ पेमेंट करना है वहाँ ना जाके कहीं कोई हैक कर ले। इसको सुरक्षित रखने के लिए पेमेंट को क्या किया गया है, एनपीसीआई द्वारा वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि एनपीसीआई द्वारा सुरक्षित भुगतान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है वज्र। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, एक्ट बना था स्थापना हुई थी 8 में, एक्ट बना था 7 में, और काम करना शुरू की थी 2009 से। दिलीप आसवे इसकी क्या है, सीईओ हैं, और यहाँ इसकी हेडक्वार्टर का है मुंबई में, ठीक है। रुपे कार्ड इसका प्रोडक्ट है, यूपीआई इसका प्रोडक्ट है, स्टार 99 हैश इसका प्रोडक्ट है। इस तरह से बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। अब ये जो है आपको काम करेगा डीएलटी के आधार पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेगा। और यह जो है सभी बैंकों के लिए पर्सनल नंबर, यानी कि हर बैंक का एक अलग आईडी होगा, उसके माध्यम से ये काम करेगा। बजट किस पे बेस काम करेगा, तो डीएलटी पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी पे आधारित यह काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कार्डलेस निकासी के लिए, ठीक है। अभी आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़े हुएगा कि कार्डलेस यानी कॉन्टैक्टलेस क्या कहते हैं निकासी के लिए टाइटन घड़ी ने क्या किया, टाइटन पे लॉन्च किया है, और उसके लिए किसके साथ, एसबीआई के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा, लेकिन ये भी एग्जाम का पार्ट बनेगा। कार्डलेस निकासी के लिए आईसीआईसी बैंक ने कौन सा पोर्टल या कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। आई मोबाइल आईसीआईसी, ठीक है। कार्डलेस के लिए गई है या कॉन्टैक्टलेस के लिए गई है, ठीक है। दोनों बात सेम ही होता है, यानी कि आपको कार्ड एटीएम में नहीं लगाना है, एटीएम में टच नहीं करना है। अब बात आएगी कि इसके तहत हम कितना तक का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि आईसीआईसी के साथ है 20,000 और टाइटन पे जो है वो 2,000 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं। आरबीआई ने सरकार और कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई की निवेश सीमा 20 से 30% कर दिया, ठीक है। यानी कि आरबीआई ने सरकार और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर फॉरेनर अगर चाहता है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, तो वो अब 20% नहीं, अब 30% तक कर सकता है। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपये की है, तो उसमें 30% तक का अब कोई भी फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है। अब यहाँ मत दिमाग लगाइएगा कि 100 रुपये का एक पेज होगा तो क्या उसमें 30% फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर 100 रुपये का होगा तो एक ही आदमी खरीदेगा, वो अलग की बात है। लेकिन अगर 100 करोड़ की हुई या 100 लाख की हुई, यानी कि जितना का भी टोटल अमाउंट होगा उसका 30% तक कोई भी फॉरेनर खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी पेपर की बात नहीं होगी। दूसरी बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कंपनियों द्वारा जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें भी फॉरेनर क्या करेंगे, 30% तक इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि यह सेबी द्वारा अनुमति दी जाती है इनको, और इनको डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं है। ये किसी के थ्रू होके इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट के थ्रू होके ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमको इजाज़त। फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।